साथियों, गाजीपुर बॉर्डर जैसा कि लगातार हम लोग 5 महीने से यहाँ पर निरंतर आप तक एक अपडेट को पहुँचा रहे हैं। और सर्दी आई, सर्दी के बाद अभी भीषण गर्मी। जब भीषण सर्दी से मुकाबला चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये सर्दी ज़्यादा है, किसान भाग जाएंगे सर्दी के प्रकोप से। फिर उसके बाद गर्मी है, अब गर्मी भीषण गर्मी है, लेकिन किसान तो इससे मस्त नहीं हो रहे हैं और जैसे कि तैसे ही डटे हुए हैं। मुकाबला बराबर चल रहा है, जैसे सर्दी का मुकाबला था वैसी तरह गर्मियों का मुकाबला चल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, किस तरह से मैनेज कर रहे हो? पहले सर्दी, अब गर्मी, आगे बरसात का भी मौसम आने वाला है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हो सर? सारी चीज़ें वैसी ही मैनेज हो रही है जैसे पहले हो रही थी। सर्दियों में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जोश ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा होती थी तो लोगों में जोश बना हुआ था। बारिशें बीच में हुई थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जब पाकिस्तान की तरफ से हिंद कुश की पहाड़ियों से बारिश हुई थी तो तब भी मैनेज किया है। अब जो सा गर्मी शुरू हो चुकी है तो अब 1.5-2 महीने तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर वही पर्यावरण है। हम तो मेन इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यतः कि सरकार की तरफ से अब क्या आह्वान आता है। वो बातचीत के लिए बुलाते हैं या खुद यहाँ पर आते हैं। हम चाहते हैं कि वो खुद यहाँ पर आकर बात करें, ज़्यादा बढ़िया है। अब बातचीत करने का कोई फ़ायदा रह नहीं गया उनके पास, क्योंकि उनकी तरफ से जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज थी वो यहाँ पर भी आगे बात करके जा चुकी है, हरिद्वार में भी कर चुकी है, प्रयाग में भी। सभी ग्रुप के मेंबर्स के साथ उन्होंने अलग अलग परिवारों में बात कर ली है, साम दाम दंड भेद जो भी करना था उनको कर लिया। मूल तो ये है कि आगे का 99 साल का पट्टा किस हिसाब से करना चाहते हैं, मुनाफे में हिस्सेदारी का या वही एमएसपी पे ही चलना उन्होंने, क्योंकि हमने यही कहा कि एमएसपी से विड्रॉ कीजिए और उसके बाद बात कीजिए, मगर वो करना नहीं चाहते। खेल वही चल रहा है। महाराज 5 महीने हो गए, जो कि त्यों मांगे बरकरार हैं जी, जो कि त्यों सरकार अड़ी हुई है, कोई बीच का रास्ता नजर ही नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तैयार हैं, भारतीय मूल के जिनसे हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, अगर खाओ पियो जियो को छोड़ दें और जिनकी अदा ख़राब हो चुकी है उनको छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सभी व्यापारी मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया जाएगा पहले और सेटलमेंट्स एग्रीकल्चर एसोसिएशन के थ्रू करेंगे या उनसे हट के करेंगे। हमारा मानना है एग्रीकल्चर एसोसिएशन के थ्रू जो भी सेटलमेंट्स करेंगे तो भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसको सेटल करने में इनकी मदद कर सकते हैं और एमएसपी ख़त्म करके मुनाफे में हिस्सेदारी में आना पड़ेगा। उसके लिए तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे डिस्कशन हो चुका है सारा। तो अब जहाँ भी चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं किसान नेता वहाँ जाके बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं जी, इसका भी तो एक इफेक्ट है। देखिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं। वो भी व्यक्ति जो 1991 में अर्थव्यवस्था खोलने वाला था और वो भी व्यक्ति जो इस वक्त अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल चुका है। पहली बार जब अर्थव्यवस्था खोली गई थी तो इस बात पे खोली गई थी कि नई पूंजी आएगी और किसान का कल्याण होगा, क्योंकि उस वक्त हम नुकसान में चल रहे थे। अब जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं और दुनिया भर की जितनी भी घटिया दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, खाने पीने के सामान हैं जो हमारे चरित्र चित्रण और समाज का शोषण कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो उनसे हैं अब अति में जा चुकी है और समाज के सभी बच्चे जो उनसे हैं अब खो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स में उनमें। और 30 साल पहले की अगर आप संस्कृति देखें और आज की संस्कृति देखें तो आज के बच्चे इतने जागरूक नहीं है। जागरूक केवल वही है जो इन मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं या गाँव देहात के बच्चे। शहर का बच्चा अभी तक कोई भी ज़्यादा नहीं आया यहाँ पर। मीडिया के भी लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो वही लोग आ रहे हैं जो गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, शहर के लोग नहीं आ रहे। तो जागरूकता में कमी आ रही है और वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि उन लोगों ने सभी को नारसंगीक कर दिया है और बहुत ज़्यादा क्रूर पूंजीवाद में डाल दिया। भौतिकता में लोग सभी लीन हो चुके हैं। तो ये आखिरी लड़ाई है, अगर ये लड़ाई हम हार गए तो जवान और किसान दोनों के दोनों बगैर ज़मीन के रहेंगे। तो महाराज, ये देश हित राष्ट्र हित की बात बार बार दोहराई जाती है जी और एक कूट कूट के भरी जा रही है, जी, उसके लिए क्या कहेंगे? राष्ट्रहित में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे सिर्फ एक यही है कि राष्ट्रहित के नाम पे अगर आप किसानों की सारी ज़मीन के ऊपर कर्जा लेने की बात करोगे तो बेवकूफ़ी है। आप बड़े बड़े साहूकारों को फैक्ट्री के ऊपर वेयर हाउस को डाउन पे दे देते हैं, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमें दे दीजिए, फैक्ट्री हमें दे दीजिए, नहीं तो फैक्ट्री हम खुद अपनी बना लेंगे। और भी बहुत सारे सवाल थे किसानों से रिलेटेड, जिसमें स्वदेशी पशुओं के जो उनसे जीन पूल हैं उनके जो बीज होते हैं उनका संरक्षण था, खेती बाड़ी के पुराने बीज थे उनका संरक्षण था, उत्तम किस्म की जो फसलें उगती हैं उनके बीज का संरक्षण था, साथ ही साथ दवाई और औषधियाँ जो आयुर्वेद की है उनके भी बीज का संरक्षण और पेटेंट के संरक्षण के इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुद्दे बहुत बड़े हैं, मगर मूल रूप से ये है कि इनको पता होने के बावजूद इन्होंने सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्राइवेट कर रखा है। आप वहाँ जाके देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 90 के दशक में ही प्राइवेट हो गया था बहुत बड़ा हिस्सा। अब तो वहाँ पर केवल लोग कागजी कार्रवाई के लिए बैठते हैं, कुछ है नहीं वहाँ पर। सभी को पता है कि हमारा जो शोषण हो रहा है वो पाश्चात्य कंपनी कर रही है और वो भी 4 या 5। महाराज जी, एक बात चल रही है लगातार, जी लोग इस बात पे फैलाई जा रही है कि अब किसान थोड़े रह गए हैं और कुछ दिन में ये अपने आप भाग जाएंगे। अगर भाग सकते
तो डिफेंस के लोग हमारे साथ क्यों खड़े होते हैं? अगर भाग सकते हैं तो उन लोगों को डर क्यों होता है और ट्रेनें बंद क्यों कर रखी होती हैं? अगर भाग सकते हैं तो बसें बंद क्यों कर रखी होती है और स्पेशल बसेस जो है शहर के बाहर बाहर क्यों रुक रही है, अंदर तक क्यों नहीं जा रही? अगर भाग सकते हैं तो लड़के लड़कियों से उनको डर क्यों लग रहा है? स्कूल और कॉलेज खुलवा दीजिए, उनको अपने आप पता लग जाएगा उनकी औकात क्या और हमारी क्या है। एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, सिस्टम पूरा कोलैप्स हो सकता है नेशन का। उनको इसी बात का डर है, इसी वजह से उन्होंने पूरा देश बंद कर रखा है। और जब तक वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ पुरानी उन्होंने हमारे नाम पे चोरियाँ भी कर रखी है, उसकी भी पेमेंट्स अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी तक तो वो कन्फर्मेशन नहीं आया, उसी के लिए पत्रकारों के माध्यम से बीच बीच में बात कर रहे हैं। कैपिटल लेटर में CLEAR अगर एक पत्रकार के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारे नाम पे जो 82 लाख करोड़ रुपया बाहर से उधार लिया है उसकी क्लैरिटी 7 दिन 8 दिन पहले हरिद्वार से हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें आंतरिक गुप्त इशूज़ हैं हमारे नाम पे, ऐसे कई मुद्दे थे जिन्होंने कर्जे उठाए थे और वो सारी पेमेंट्स हम करके आए। हम तो उस कन्फर्मेशन के लिए बैठे हैं। अब तो स्थिति यह है कि बाहर के देशों से मदद लेनी पड़ रही है और हमारे पास है नहीं, और आप कह रहे हैं कि जो पिछला बकाया है वो कर दें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसानों की कोई भी फसल की जो पेमेंट होती है वो कम से कम 3 महीने 6 महीने के डिले से होती है। बैंक से अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उठाते हैं तो उसके ऊपर आपको 2.99% 3.99% चार्ज देना पड़ता है। दूधियों के लिए जो स्कीम दे रखी है, अनाज उगाने वालों के लिए स्कीम दे रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में इकट्ठी आई थी, सन 2004 के अराउंड आई थी। और वो जितनी भी स्कीमें हैं उनमें इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि किसान को लाभ है कि नुकसान है, और उसका चार्ट भी नहीं बना के दिया। और वो किसान की स्कीमें आज भी चल रही हैं और वो शोषण पे आधारित है। बैंकिंग सिस्टम कहीं पर भी सहकारी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वो राजनेता है। तो जब कर्जा मूल रूप से उस किसान को मिल ही नहीं रहा जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, और अगर कर्जा मिल रहा है तो उसको उतारने की उसकी परिस्थिति नहीं बन रही क्योंकि कीमतें हमको पूरी नहीं मिल रही महंगाई भत्ते के अनुसार, तो हम क्या कर सकते हैं? महंगाई भत्ता बढ़ रहा है मार्केट में, कंज्यूमर में खपत के अंदर 10% के हिसाब से, होलसेल में जो बन रहा है वो बन रहा है 5% के हिसाब से, और हमें महंगाई भत्ते में जो अनाज की कीमत मिलती है वो 3% मिलती है, वो भी 6 साल की पेमेंट के डिले से। गन्ने की पेमेंट तो 2-2.5 साल जाती है, अनाज की गेहूँ की पेमेंट 6 महीने लेट जाती है। हमें तो कोई भी पेमेंट पूरी नहीं मिलती बराबर, महंगाई भत्ता तो कहीं भी नहीं लगता हमके। तो बल्कि ये कहा जाता है कि आप चुपचाप बैठ जाइए, आपने अर्जी दे दी है, ठीक आपको मिल जाएगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल। केंद्र सरकार के किसी भी एम्प्लॉई से पूछ लीजिए क्या उनकी सैलरीज अब क्या मंथली के हिसाब से जा रही है कि क्वार्टरली के हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई से पूछ लीजिए यूपी में 6-6 महीने में सैलरी आ रही है कि 3-3 महीने में सैलरी आ रही है। शिक्षकों के बुरे हाल है, शिक्षा मित्रों के बुरे हाल है। वो जो सी महिला मित्र जो उनसे बाल विकास कल्याण केंद्रों में बैठती हैं उन्हें 5-5 6-6 हज़ार रुपये मात्र मिलता है, और वो भी मिनिमम वेजेस से कम है, न्यूनतम आय से, न्यूनतम भत्ते से। तो कुल मिलाकर तो हमारा तो शोषण हो रहा है। अगर ये बात आप हमारे वो जो कोट पैंट वाले जीजा जी हैं उनके साले साहब को बता दें कि आपकी माता जी जब ब्रिटेन के अंदर अंगूर का शरबत बेचा करती थी, या वो कंपनियों में काम करती थी छोटे छोटे असुरा बेचने वाली दुकानों में, तो वहाँ पर उनकी जो आय थी उस वक्त सन 1970 के टाइम में, विवाह से पहले, या सन 1960 के टाइम में, उस वक्त का उनका आय भत्ता 2.75 पाउंड था, 3.75 पाउंड है। और इस वक्त हमारी जो करेंसी उनके कंपैरेटिवली है वो न्यूनतम आय से ज़्यादा है। तो अब आप लगा लीजिए हमारे देश की क्या हालत है। ये चीज़ें तो इनको मुद्दे उठाने चाहिए, ये तो कोई भी नहीं उठा रहा। ये जो समस्या ये बहुत पुरानी है, इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करा जा सकता। महाराज किसी ने जानबूझ के आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए न्यूनतम की बात करी है, आपको अधिकतम मिलना चाहिए। जो आदमी पूरे देश का पेट पाल रहा है, जो आदमी पूरे देश की सुरक्षा कर रहा है, जो आदमी पूरे देश में स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, जो आदमी पूरे देश के लिए सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, उस आदमी के लिए तो आप न्यूनतम रखते हैं। और अपने परिवारों के लिए और बाकी सब के लिए वो कहाँ कहाँ घूम के आते हैं और कितने धक्के खाते हैं रोज़ के, आप उनके ट्रैवलिंग अलाउंस और ये बजट तो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा खर्चा कितना है। और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में उन्होंने कितना नुकसान दिया है, कितनी बार मुद्दा उठाया। अगर वो साल में 120 पार्लियामेंट्री मीटिंग में या 80 पार्लियामेंट्री मीटिंग में 50% ऑफ द टाइम भी किसान के बारे में बोले, मेरे ख्याल से उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं। ये भी तो कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं और अब हम कर रहे हैं, टाइम लगेगा, 7 साल में इतना हो गया, वहाँ के और समय दो और हो जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रश्न ये है कि वो जो 70 साल पहले हमारा देश कहा गया कि हम आज़ाद है, क्या उस वक्त प्राइवेट कंपनीज नहीं थी हमारे देश में? क्या आज हमारे देश में 10,000 प्राइवेट कंपनीज नहीं है? क्या 1991 में जितनी भी पूंजी आई है उसके विनिवेश के लिए उन्हीं कंपनियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? प्रश्न ये होना चाहिए, उनको बेनिफिट देने के लिए वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए उनसे टैक्स कितना ले रहे हैं? किसानों से कितना टैक्स है, जवानों से कितना टैक्स है जो एम्प्लॉइज़ बन के काम करें, और वो जो फैक्ट्री मालिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बैठे हैं फॉरेन कंपनीज के, वो कितना टैक्स दे रहे हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा।
लघु उद्योग, हाथकरघा उद्योग और जितने भी मजदूर कारीगर हमारे गांव देहात के थे, उनकी सभी की फैक्ट्री और छोटे छोटे हाथकरघा उद्योग गांव में बंद हो गए थे 1990 से 2000 के बीच में। हर किसी को पता है 40 लाख से ज़्यादा उद्योग थे पूरे देश में। 40 लाख में से मुश्किल से 6.5 लाख भी नहीं बचे हैं, और वो सभी आज नौकर बन के काम कर रहे हैं। पहले वो मालिक थे। तो ये चीज़ तो हमें सोचनी पड़ेगी कि हम लड़ाई काफ़ी लंबी है, किस तरह से इसको आगे लड़ोगे? शोषण के 2 तरीके होते हैं। एक, आपको ये बताया जाता है कि आप न्यूनतम लेने के अधिकारी हैं। दूसरा, आपको ये बताया जाता है कि आपको अधिकतम तब मिलेगा जब आप मुनाफे में हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन मुनाफे में हिस्सेदारी की कोई बात नहीं कर रहा। उनका मूल मकसद यही है कि आप नीचे रहें, और जब तक आप नीचे रहेंगे तब तक फैसले वो लोग पार्लियामेंट में करेंगे। हम ऐसी परिस्थिति चाहते हैं कि जब 6,34,000 गाँव के ही किसान और सरपंच वगैरह अपनी मीटिंग्स के अंदर ये फैसले करें कि इस साल की कीमत अनाज की क्या होनी चाहिए, जो भी चीज़ वो अपने गाँव में उगा रहे हैं। अब वो चाहे एक ही औषधि उगाए या एक ही फसल उगाए, एक ही अनाज उगाए, या जो भी औषधि या सब्जी या खाद वगैरह मेडिसिन जो भी उगाते हैं वो उसका हो, लेकिन वो निर्धारित करें। क्योंकि वो 4 गांव 5 गांव जितने भी भाईचारे के होंगे, अगर उसकी लागत वो लगाएंगे तो उन्हें पता है कि जायज़ रेट क्या है। अभी जो फैसला किया जा रहा है वो साहूकारों के अनुसार किया जा रहा है, जनता के अनुसार नहीं किया जा रहा है। हमारी तो लागत का 3,000 रुपया भी नहीं आ रहा किसी परिवार के ऊपर। गुणा भाग करके देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय के अंदर किसी भी परिवार के ऊपर अगर 6,000 रुपये भी आ रहा हो 5 लोगों के परिवार पे, तो आप मुझे बताइए 6,000 भी नहीं है। इस आंदोलन को आगे किस तरह से देखा जाए? मेरा मानना है आंदोलन को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना है कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो बेहतर होगा कि अपने घर से शनिवार इतवार के दिन यहाँ पर आइए और हमारे साथ बैठ के थोड़ी सेवा कराइए। अपने घर से आइए, थोड़ा जलपान वगैरह करवाइए, गर्मियों के मौसम में मटके पानी के लगवा दीजिए, इतना ही कर दीजिए, मीठा पानी बंटवा दीजिए। हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमारे में बहुत शक्ति है यहाँ पर बैठने की। 2 वक्त का अनाज हमें गुरुद्वारे से भी मिल रहा है, लंगर वगैरह आ रहे हैं सभी धार्मिक स्थलों पे। प्रत्येक धार्मिक स्थल का व्यक्ति आ रहा है बगैर किसी वैमनस्य के। तो हमारी तो यही आग्रह है आप सभी लोगों से कि शनिवार इतवार के दिन आप आइए। अगर आप सोमवार से शुक्रवार व्यापार में या किसी कार्य में व्यस्त है तो, और वो बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनको अगर आप सुबह और शाम 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी यहाँ भेजेंगे तो उनको पता लगेगा कि यहाँ की व्यवस्था में क्या चल रहा है और क्या मदद की जा सकती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ 68 लाख लोग हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं। 5 करोड़ लोग में से अगर 5 लाख लोग भी रोज आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए सरकार के ऊपर कितना दबाव बनेगा। रहा सवाल जहाँ तक कचरे की सफाई का, वो खेल तो चलता रहेगा। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है, वहाँ कचरे की सफाई, और सरकार इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रही है। उन्हें पता है कचरे की ऐसा भी कहा सफाई। जा रहा है कि अब इस आंदोलन को गांव में ले जाएंगे और गांव-गांव जाके इसका प्रचार करेंगे, बढ़ाएंगे इस आंदोलन को। गाँव में तो ऑलरेडी जा चुका है। सवाल यह है शहर के बच्चे कितने जागृत हो गए। अगर मेट्रो सिटीज़ के 12 या 20 मेट्रो सिटीज़ के बच्चे जागृत हो गए तब ये लोग कहाँ भागेंगे। 3 अलग अलग एरियाज़ के अंदर इन्होंने जो हरकतें करी हैं, जो तमाशे किए हैं, और जिस तरीके से लोगों पे 10-10, 15-15 धाराएं लगाई हैं, ये अपने आप को उच्चतम दर्जे के राजनेता बोलते हैं और किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं और टेररिस्ट बता रहे हैं। तरीका वो अच्छा नहीं था जिस प्रकार से इन्होंने बताया। इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द देशद्रोही हमें साबित करते हैं। अगर हम देशद्रोही होते तो हम इस तरीके से यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। परेशानी ये आ गई कि इन्होंने सभी के परिवारों को टारगेट करना शुरू कर दिया इंडिविजुअली। इसी बीच में कोरोना का वायरस हो चुका और पूरे देश में 60,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसानों की मृत्यु और कोरोना वायरस के बीच में कोई रिलेशन है तो आप हैरानमाई होगी। बहुत से लोग उस कोरोना वायरस में मरे हैं, और उनके मरने का कारण कौन है, ये एक प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। और हमें भी इसी वजह से कचरे की सफाई शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वो कचरा अभी भी हमारे पास बीच बीच में आता रहा है, और जब तक हम कचरे की सफाई कर रहे हैं व्यवस्था बंद रहेगी। बेहतर होगा कि वो खुल के सामने आए और अपनी मजबूरियाँ बताएं। तो साथियों, देखा किस तरह से महाराज जी ने बताया कि लड़ाई बहुत लंबी है और शांतिपूर्वक ढंग से इस लड़ाई को ऐसे ही लड़ा जाएगा और संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा।